स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गणेशाय वर्ल्ड पर। तो जैसा कि कैप्सूल सीरीज में हम अपने 4 जो अध्याय हैं, चैप्टर हैं, उनको समाप्त कर चुके हैं। उसके साथ-साथ हम यूनिट 3 भी कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम यूनिट 4 चैप्टर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए और इम्पोर्टेंट इस सीरीज का हिस्सा भी बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर दें फटाफट। तो अपन अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण अभी तक हमने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ठीक है ना। अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा कि जहां पर भी करंट उत्पन्न हो रहा है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगी। अब एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था सर माइकल फैराडे। और जो माइकल फैराडे हैं, उन्होंने वो क्या करते थे, वो एक बुक बाइंडिंग शॉप, जो किताब की बाइंडिंग वाली शॉप होती है ना, किताब बाइंड करना, उस दुकान पर वो काम करते थे। और वहां पर जो बाइंडिंग होने के लिए बुक्स आती थी, उनसे ही उन्होंने पढ़ा और बहुत ही जरूरी सिद्धांत दिया, बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत दिया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मान के चलो मैंने लिया मैंने क्या लिया, मैंने ये एक कॉइल, मैंने क्या लिए? कॉइल, एक लंबी परिनालिका ली मैंने। अब यदि मैं इसके अंदर से मैग्नेट चुंबक को गुजारूंगा तो क्या होगा? तो ये होगा कि इसके चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा? परिवर्तन होगा। अब चुंबकीय फ्लक्स यहां पर नया वर्ड आया है, थोड़ा सा अपन चुंबकीय फ्लक्स को देख लें कि चुंबकीय फ्लक्स आखिर होता क्या है। चुंबकीय फ्लक्स आखिर होता क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स है कि यदि मैं एक पृष्ठ लूं, मैं क्या लूं? एक पृष्ठ लूं, इस पृष्ठ से लंबवत होकर जाने वाली, इस पृष्ठ के लंबवत होकर जाने वाली जो चुंबकीय रेखाएं हैं, इनको ही हम क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे डिनोट करते हैं, तो इसे हम फाई बी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? फाई बी से इसको हम डिनोट करते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या है कि एकांक क्षेत्रफल से होकर जाने वाली चुंबकीय रेखाएं को ही हम क्या कहते हैं? उस पृष्ठ का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, जो कि बराबर होता है B इंटू डी एस। फाइव इज इक्वल टू क्या होता है? B इंटू डी एस। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? तो हम बात कर रहे हैं लंबवत होकर जाने वाली। तो यहां पर आ जाएगा BBS cos थीटा। क्या आ जाएगा? BDS cos थीटा। यदि हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो इसकी एसआई यूनिट B की क्या होती है? टेस्ला। और S क्या है? S है एरिया, और एरिया क्षेत्रफल की क्या होती है? मीटर स्क्वायर। क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो इसकी एसआई यूनिट हो गई टेस्ला मीटर स्क्वायर। लेकिन एक महान साइंटिस्ट वेबर जी के नाम पर इसकी एसआई यूनिट क्या दे दी गई? वेबर। तो यदि आपसे पूछा जाए कि एक वेबर क्या होता है, तो एक वेबर होता है यदि हम 1 मीटर स्क्वायर के किसी एरिया से हम यदि 1 टेस्ला की चुंबकीय बल रेखाएं प्रवाहित करते हैं तो वह किसके बराबर होता है? वह 1 वेबर के बराबर होता है। ये था हमारा चुंबकीय फ्लक्स। कुछ नहीं है, पर यूनिट एरिया से होकर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ही हम क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है। तो फैराडे जी ने क्या कहा? फैराडे जी ने कहा कि यदि किसी परिनालिका से होकर हम किसी चुंबक को गुजारते हैं, यदि किसी परिनालिका से होकर हम किसी चुंबक को गुजारते हैं तो क्या होता है? तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आता है। क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स में होता है परिवर्तन। और इस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से इसका चेंज होता है क्या? ईएमएफ। इसमें ईएमएफ या हम विभव भी बोल सकते हैं उसको। इसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या उसी को हम विभव भी बोलते हैं। इसको हम ई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ई से। इसके ईएमएफ में इसमें होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, मतलब इसका स्वयं का ईएमएफ जनरेट होता है और इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। समझ गए ना? मतलब कि इससे हमें करंट, आज जो आपके घर में करंट आ रहा है वह ऐसे ही बन रहा है, वह फैराडे के नियमों पर ही बन रहा है।
क्या इसके पहले बिजली नहीं थी, करंट नहीं बनता था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं बहती थी? बिल्कुल बहती थी, लेकिन उसके पहले सिर्फ केमिकल एनर्जी को ही हम किस में कन्वर्ट करते थे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते थे। हम सेल का उपयोग करते थे, हम बैटरी का उपयोग करते थे। सोचो यदि ये सिद्धांत इन्होंने ना दिया होता, फैराडे जी ने ये सिद्धांत ना दिया होता, तो आप जो ऐसे एकदम मस्त आपके घर में टीवी चल रही है, एसी चल रहे हैं, पंखा चल रहे हैं, कूलर चल रहे हैं, कुछ नहीं चल रहा होगा, कुछ नहीं चल रहा होता। बैटरियां कितना हमें इलेक्ट्रिसिटी दे सकती थी? नहीं दे सकती थी। समझ रहे हो ना? तो ये किसने सिद्धांत दिया? ये सिद्धांत देते हैं फैराडे जी कि यदि एक परिनालिका से होकर किसी चुंबक को गुजारा जाए, एक परिनालिका से होकर किसी चुंबक को गुजारा जाए, तो उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे उसमें ईएमएफ जनरेट होता है और उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। यही था अपने फैराडे जी का नियम। यह क्या था? यह फैराडे जी का नियम था। और फैराडे जी का द्वितीय नियम क्या कहता है? फैराडे जी का द्वितीय नियम कहता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के समानुपाती होगा। मतलब E इज इक्वल टू डी फाई अपॉन dt। यह क्या कहता है? यही है फैराडे का द्वितीय नियम। यही क्या है? फैराडे का द्वितीय नियम। और यदि हम देखें कि एक कॉइल के एक धारावाही परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करने के कितने प्रकार होते हैं? तो मेरे भाई इसके दो प्रकार होते हैं। या तो ये जो धारावाही परिनालिका है, इसके पास आप एक चुंबक लेकर आओ तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाएगा। और या फिर आप क्या करो कि आप यहां पर एक कॉइल है, यहां हमने सेल को कनेक्ट करके रखा है। अब यदि हमने इसके सेल को यहां पर कनेक्ट करके रखा है तो इसका स्वयं का क्या होगा? इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, इसका खुद का एक चुंबकीय फ्लक्स होगा, इसका स्वयं का यदि एक चुंबकीय फ्लक्स होगा। और इसके पास यदि मैं एक ऐसी परिनालिका को लेकर आऊं जो किसी सेल से कनेक्ट नहीं होगी, यदि इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, या कम हो या बढ़े, उससे कोई मतलब नहीं है। या तो चुंबकीय फ्लक्स बढ़ना चाहिए या चुंबकीय फ्लक्स कम होना चाहिए, धारा प्रवाहित हो जाएगी। सिर्फ हमें चाहिए कि चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो? परिवर्तन, डी फाई अपॉन dt। E इज इक्वल टू डी फाई अपॉन dt। और यदि हम n तारों के लिए, किसके लिए? n कुंडली के लिए, फॉर n टर्म्स, n कुंडली की बात करें तो n कुंडली के लिए यही जो मेरा ईएमएफ है इसका सूत्र हो जाएगा n d phi अपॉन dt। अब मॉड क्यों लगा रहा हूं वो अभी जब अपन लेंज का नियम पढ़ेंगे, जब देखेंगे कि यहां एक माइनस भी आता है। मतलब कि फैराडे जी ने जो काम किया उस पर सोने पर सुहागे वाला काम कौन करता है? लेंज जी करते। फैराडे जी ने दो एक्सपेरिमेंट से इस चीज को समझाया कि भाई यदि हम किसी कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं, उसमें ईएमएफ जनरेट होता है, उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। अच्छा, इसके कई नियम हैं। आप वो कुंडली लो और उस कुंडली को ऐसे मोड़ के रख दो। अब यदि ऐसे कुंडली को मोड़ के रख दोगे, यहाँ एक मैग्नेट लोगे, उसको बार बार ऐसे घुमाओगे, तो क्या इसमें करंट फ्लो नहीं होगा मेरे भाई? बिल्कुल होगा, ऐसे ही होता है। क्या ये चुंबक आप घुमाते हो? अरे ना, हम घुमाते हैं ना आप घुमाते हो। पवन चक्कियों के द्वारा इस चुंबक को घुमाया जाता है। जो टरबाइन लगे होते हैं उनके द्वारा इस चुंबक को घुमाया जाता है। ये पढ़ाई हम आगे बढ़ेंगे। समझ में आया नहीं आया? तो हम फैराडे की मदद से ही क्या कर रहे हैं? आज हमारे घर में जो बिजली आ रही है वो फैराडे के सिद्धांत से ही आ रही है। समझ में आया? ठीक। तो यहां इन्होंने क्या कहा कि एक धारावाही परिनालिका में यदि हम किसका परिवर्तन करें? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करें, उसमें ईएमएफ जनरेट होगा और तुरंत से क्या होगा? तुरंत से जो है विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, तो समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है। अब इसके आगे इन्हीं के सिद्धांत को आगे किन्होंने बढ़ाया? तो इन्हीं के सिद्धांत को आगे बढ़ाते हैं हमारे लेंज जी। और लेंज क्या बोलते हैं? तो लेंज का नियम कहता है, लेंज का नियम अपन एक छोटे से प्रैक्टिकल से बहुत बढ़िया तरीके से समझते हैं कि एक बात बताओ, मैंने बोला कि ये एक कुंडली है, इसके पास मान के चलो अभी कि मैं चुंबक लेकर आ रहा हूं। मान के चलो यदि मैं इसके पास चुंबक लेके आया, ये मेरा n सिरा है, ये मेरा s सिरा है। चुंबक पर दो सिरे होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल।
अब यदि मैं इस परिनालिका के पास इस चुंबक को लेकर आऊं तो आप बताओ कि इसका ये सिरा नॉर्थ के जैसे बिहेव करेगा या साउथ के जैसे बिहेव करेगा, आप बताइए। अच्छा एक बात बताओ, मैं बोलूं आपसे कि आपने बोल दिया कि भाई नॉर्थ के जैसे जो है वो इस सिरे ने क्या कर दिया है, नॉर्थ के जैसा बिहेव कर रहा है। यदि इसका ये सिरा, इस परिनालिका का ये सिरा, ऐसे ही इन्होंने प्रूफ किया था कि जो लोग बोल रहे थे उसको गलत करके अपनी बात सिद्ध कराई। कैसे कराई? इन्होंने बोला यदि ये सिरा नॉर्थ के जैसा बिहेव करेगा, ये साउथ है, तो क्या यह चुंबक को यह अपनी ओर खींचेगा या ये चुंबक ये इसके अंदर जाएगी? क्या ये चुंबक अपने आप ही इसके अंदर जाएगी? यदि ये इसके अंदर जाएगी तो हमें पता है कि इसका क्या, इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा और इसका ईएमएफ जनरेट होकर इसमें तुरंत करंट जनरेट होने लगेगा। क्या ऐसा हो सकता है मेरे भाई कि इसके पास चुंबक गई, वो इसके अपने आप अंदर गई और अपने आप करंट चला गया? एक नियम पढ़ा आपने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का संरक्षण, ऊर्जा का संरक्षण, इसी का हवाला देकर ही इन्होंने अपने इस नियम को समझाया था। तो लेंज लॉ किस पर बेस है, ये क्वेश्चन भी आ जाता है। तो ऊर्जा के संरक्षण पर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर जो है लेंज का नियम काम करता है। तो लेंज का नियम कहता है कि यदि मैं किसी चुंबक को या मैं बोला जाए कि किसी धारावाही परिनालिका के यदि मैं चुंबकीय फ्लक्स को परिवर्तन कराना चाहूं तो वह अपनी दिशा को ऐसा रखेगा कि वह उसका विरोध कर सके। वह चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का क्या करेगा? विरोध करेगा। समझ में आया? यदि मैं इस धारावाही परिनालिका के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करूंगा तो यह परिनालिका क्या करेगी? यह परिनालिका उस फ्लक्स के परिवर्तन का विरोध करेगी, अर्थात चेंज इन ईएमएफ। यदि हम ईएमएफ की बात करें तो वो होगा माइनस डी फाई अपॉन में dt। ये कौन बोलते हैं? ये माइनस क्या बतलाता है कि यहां पर जो परिवर्तन है उसका विरोध हो रहा है। यदि ये साउथ पोल है तो इसका ये सिरा भी कैसे वर्क करेगा? साउथ पोल के जैसे ही वर्क करेगा। ये अपने अंदर नहीं आने देगा, ये अपने अंदर इस चुंबक को नहीं आने देगा। तो हमें कुछ बल लगाना पड़ेगा, कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा और उस फोर्स से ही हमें क्या मिलेगा? उस फोर्स से ही इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा और उसी से करंट बनेगा। आई बात समझ में? ये था हमारा लेंज लॉ, जो किस पर वर्क करता है? जो ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर वर्क करता है। उम्मीद है कि आपको लेंज लॉ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट, अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलिए आगे हम देखते हैं कि स्वप्रेरण क्या कहलाता है। स्वप्रेरण, इसके पहले हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि यदि मैं आपको दो ऑप्शन दूं कि मान के चलो मैंने यहाँ पर एक कुंडली ली, यहाँ पर मैं मैग्नेट को इससे बार बार गुजारूंगा तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में होगा परिवर्तन, इसमें ईएमएफ होगा जनरेट और धारा होगी प्रवाहित। अब मैंने दूसरी कंडीशन ली और दूसरी कंडीशन में मैंने एक ऐसी कॉइल ली जहां पर मैंने क्या किया, इसको मैंने एक सेल से कनेक्ट किया जिससे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और इसमें जो चुंबकीय फ्लक्स है वो भी जनरेट हो रहा है। अब जब मैं इस कुंडली को इसके पास लेकर आऊंगा, यहाँ आप देख रहे होंगे मैंने किसी भी प्रकार का कोई सेल कनेक्ट नहीं किया है। अब मैं इसके पास लेकर आऊंगा तो फलस्वरूप इसके भी चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा? परिवर्तन। यदि इसके भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, इसमें भी इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, इसमें भी करंट बनेगा, इसमें भी करंट बन रहा है, इसमें भी करंट बन रहा है। लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं? यहाँ हम किसी युक्ति का यूज नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट एक मैग्नेट से क्या कर रहे हैं? करंट बना रहे हैं। और यहाँ हम करंट से ही क्या कर रहे हैं? करंट बना रहे हैं। आप बताइए इन दोनों में ज्यादा सूटेबल कंडीशन कौन सी है? ज्यादा अच्छा करंट बनाना कौन सा है? तो मुझे लगता है ज्यादातर लोग बोल रहे होंगे सर यहाँ तो करंट से करंट बना रहे हैं, उतना फायदेमंद नहीं है, यहाँ तो एकदम फ्री में करंट बन रहा है। बिल्कुल सर, फ्री में करंट बन रहा है, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन यहाँ ये इसका उपयोग भी आप अपने दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा करते हो। कैसे करते हो? आपके घर में इंडक्शन जरूर होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस इसको बोलते हैं। आपके घर में इंडक्शन जरूर होगा और आपके घर में जो इंडक्शन होगा उसमें लिखा होगा 2000 वोल्ट। क्या लिखा होगा? 2000 वोल्ट।
लेकिन भाई साहब आपके घर में जो करंट आ रहा है वो 220 वोल्ट या बहुत से बहुत कितना आ रहा है 230 वोल्ट। आपके घर में करंट आ रहा है 220 या 230 वोल्ट, और जो आप अपने घर में इंडक्शन चला रहे हो उसको चाहिए कितना, उसको चाहिए भाई साहब जो पोटेंशियल है वो चाहिए उसको 2000 वोल्ट। ये कहां से बना, ये यहीं से बना। समझ में आया नहीं आया? उसको करंट मिला, उसके पास बहुत सारी कॉइल रखी थी, उनमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुआ और वो ईएमएफ कहां तक पहुंचा, वो 2000 वोल्ट तक पहुंचा। समझ में आया नहीं आया? अब स्वाप्रेरण क्या होता है, जैसे आपको नाम से ही समझ में आ रही है कि ये क्या करता है, ये तो स्वयं से प्रेरणा लेता है। कैसे स्वयं से प्रेरणा लेता है कि मान के चलो ये मैंने क्या किया, ये मैंने यदि मैं एक यहां पर क्या लगा दूं, यदि मैंने यहां पर एक ईएमएफ एक सेल लगा दिया, अब ये सेल में से जब करंट इससे होकर जाएगा, इस कॉइल से होकर जाएगा, इस कॉइल से होकर जाएगा, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी ईएमएफ जनरेट होगा और इसका स्वयं का क्या बढ़ने लगेगा, करंट बढ़ने लगेगा। समझ में आया नहीं आया? इस युक्ति को मैंने डायरेक्ट सेल से कनेक्ट किया, इस परिनालिका को मैंने डायरेक्ट सेल से कनेक्ट किया, तो इसके स्वयं की ईएमएफ में जनरेट होने लगा और स्वयं के फ्लक्स में परिवर्तन होने लगा, स्वयं के फ्लक्स में परिवर्तन होने लगा, स्वयं का फ्लक्स जनरेट होने लगा। और इस पूरी घटना को ही हम क्या कहते हैं, इस पूरी घटना को ही हम स्वाप्रेरण कहते हैं। और इस घटना में जो फ्लक्स जनरेट हुआ है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि जितना ज्यादा करंट इसमें प्रवाहित होगा उतना ही ज्यादा फ्लक्स में परिवर्तन होगा, या मैं कहूं जितना ज्यादा इसके फ्लक्स में परिवर्तन होगा उतना ही ज्यादा इसमें करंट प्रवाहित होगा। जितना फ्लक्स परिवर्तित होगा, चाहे फ्लक्स बढ़ रहा हो चाहे फ्लक्स घट रहा हो, वो तो फ्लक्स में जितना परिवर्तन होगा वो किसके बराबर होगा, धारा के बराबर होगा। अब यदि मैं प्रोपोर्शनल का साइन हटाता हूं तो मुझे एक नियतांक लेना होता है, जो नियतांक है L, और यह क्या है, L एक नियतांक है। L क्या है, L एक नियतांक है, L एक नियतांक है, और इसे हम क्या बोलते हैं, और इसे हम कुंडली का स्वप्रेरकत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे हम कुंडली का स्वप्रेरकत्व क्या बोलते हैं, स्वप्रेरकत्व कहते हैं। क्लियर है? समझ में आया नहीं? Q इज इक्वल टू एल आई, L क्या है, L स्वप्रेरकत्व है। यदि हम L इज इक्वल टू देखें तो L इज इक्वल टू आ जाएगा Q अपॉन I। L इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q अपॉन I। यदि हम स्वप्रेरकत्व की परिभाषा पर जाएं, यदि इसकी SI यूनिट पर जाएं तो इसकी SI यूनिट क्या होने वाली है, तो आप जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि Q मतलब चार्ज, और चार्ज की SI यूनिट क्या होती है, सॉरी फ्लक्स, ये फाई मतलब फ्लक्स, और फ्लक्स की SI यूनिट क्या होती है, फ्लक्स की SI यूनिट होती है वेबर, और I करंट की क्या होती है, एम्पियर। करंट की क्या होती है, एम्पियर, और इसकी क्या होती है, वेबर, और यहाँ इसकी एक और नई यूनिट निकल के आती है और वो है हेनरी। वो क्या है, हेनरी। तो यदि हम देखें कि जो कुंडली का स्वप्रेरकत्व है जिसे हम L से दर्शाते हैं, इसकी SI यूनिट क्या होती है, तो इसकी SI यूनिट हेनरी होती है। यदि हम यहां पर हेनरी की बात करें तो एक हेनरी किसके बराबर होगा, तो एक हेनरी बराबर होगा, एक हेनरी बराबर होगा 1 वेबर अपॉन में 1 एम्पियर। यदि 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर 1 वेबर का चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है तो वह 1 हेनरी के बराबर है, वह 1 हेनरी के बराबर है। यहां से हेनरी की जो है परिभाषा निकल कर आती है। तो यहां आपको स्वप्रेरकत्व तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व हमारा क्या होने वाला है। एक लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व क्या होने वाला है, और यह इस साल का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो होने ही वाला है साथ में। तो इसमें आप स्टार मार्क लगाएं और जरूर लिखें कि एक लंबी परिनालिका के लिए, एक लंबी परिनालिका के लिए
परिनालिका के लिए स्वाप्रेरकत्व। यदि हम एक लंबी परिनालिका के लिए स्वाप्रेरकत्व डिफाइन करें तो वो क्या होगा? मान के चलो ये एक परिनालिका है और यहाँ इसको हमने एक सेल से कनेक्ट कर दिया है, और अभी हमने अपनी परिभाषा में देखा कि फाई इज इक्वल टू क्या होता है, तो फाई इज इक्वल टू होता है L इंटू आई। अभी हमने देखा कि फाई इज इक्वल टू क्या होता है, फाई इज इक्वल टू होता है L इंटू आई। अच्छा, एक और फाई का हमने परिभाषा, फाई का हमने सूत्र देखा, तो फाई है क्या? फाई है फ्लक्स, और फ्लक्स क्या होता है? अभी हमने देखा फ्लक्स होता है BA cos थीटा। फाई फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है BA cos थीटा। और यदि n नंबर ऑफ फाई होता है, नहीं होता कि एक एरिया पर यूनिट एरिया से होकर जाने वाली जो चुंबकीय रेखाएं हैं, पर यूनिट एरिया से होकर जाने वाली जो चुंबकीय रेखाएं हैं, वही क्या कहलाती है? उसका फ्लक्स से कहलाती हैं। तो फाई आपको समझ में आ गया होगा। और हमने यहाँ क्या लिया है? n क्यों लिया है? वो n नंबर ऑफ टर्म्स है, इसके लिए हमने उसको n ले लिया। अब आई बात समझ में नहीं आई। यदि हम यहाँ देखें B, तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा क्या यही होगी? बिल्कुल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यही होगी। और जो एरिया वेक्टर है, मान के चल यहाँ मैं कोई एरिया भी रखूं, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या होगी? यही होगी। चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन भी यही, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी यही। यदि दोनों एक समान डायरेक्शन में हैं, यदि हम देखें कि B और एरिया वेक्टर A की दिशा कैसी है? की दिशा समान है। B और A की दिशा कैसी है? समान है। यदि इनकी दिशा समान है तो थीटा कितना आ जाएगा? 0। और हम देखें cos 0 बराबर क्या आ जाएगा? 1। तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा NBA। क्या आ जाएगा? NBA। अब जल्दी से बताओ कि जो एक धारावाही परिनालिका है, उस धारावाही परिनालिका के लिए जो B है उसकी वैल्यू क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता B क्या होती है? किसके लिए? धारावाही परिनालिका के लिए क्या होती है? म्यू नॉट NI। क्या होती है? म्यू नॉट N इंटू I। क्या होती है? म्यू नॉट N इंटू में I। तो यहाँ पर फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहाँ पर फाई इज इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है, यहाँ फाई इज इक्वल टू आ जाएगा N और म्यू नॉट NI इंटू में A। अब यदि हम इसकी बात करें तो n क्या है? n है कि n नंबर ऑफ टर्म, n क्या है? n पर यूनिट एरिया से n नंबर ऑफ टर्म जो होकर जाती हैं वही हमारा स्मॉल n है। समझ में आया? n क्या है? n है इन टोटल वृत्तों की संख्या। n क्या है? n है टोटल कुंडलियों की संख्या। और स्मॉल n क्या है? कैपिटल N क्या है? टोटल कुंडलियों की संख्या। और स्मॉल n क्या है? पर यूनिट लेंथ पर, प्रति एकांक लंबाई पर जो परिनालिकाएं n है वह स्मॉल n। समझ में आया नहीं आया? तो स्मॉल n इज इक्वल टू क्या हो गया? कैपिटल N अपॉन में L। तो फाई इज इक्वल टू क्या आ गया? n म्यू नॉट और n की जगह पर कैपिटल N अपॉन में L इंटू I और A आ गया अपना। अब यदि यहाँ पर हम देखें तो फाई का एक और सूत्र लिखा हमने, L इंटू में I। क्या लिखा? L इंटू में I इज इक्वल टू n का n से इंटू हुआ तो म्यू नॉट n स्क्वायर अपॉन में L और ये आ गया I इंटू में A। अब देखें तो I से I क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो L इज इक्वल टू क्या आ गया? L इज इक्वल टू आ गया म्यू नॉट n स्क्वायर A अपॉन में L। क्या आ गया? म्यू नॉट n स्क्वायर A अपॉन में L। और यही क्या है? यही है हमारी एक धारावाही परिनालिका के लिए स्वाप्रेरकत्व। क्या है ये है म्यू नॉट n स्क्वायर A अपॉन L, एक धारावाही परिनालिका के लिए स्वाप्रेरकत्व। बहुत आसान तरीके से ये हमने समझा। और ये जो है ये इस साल का बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होने वाला है।
तो इसको आप बिल्कुल कंठस्थ कर लो, इसको याद कर लो। ये आपके लिए आपके क्वेश्चन पेपर में मिलने वाला है एक लंबी परिनालिका के लिए स्वाप्रेरकत्व। ठीक है ना। चलिए अब आगे अपन नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट अपना टॉपिक होने वाला है अन्योन प्रेरण। तो अन्योन प्रेरण क्या है? अन्योन प्रेरण है, मान के चलिए ये मैंने एक धारावाही कुंडली ली, इसमें एक सेल लगाया। यदि मैंने ये धारावाही कुंडली ली है तो इसमें जाहिर सी बात है ये सेल लगाया है तो इसका स्वाप्रेरकत्व जनरेट होगा। अब मैं क्या करूं, इसके पास एक और दूसरी धारावाही कुंडली लेकर आऊं। यदि मैं ऐसा करूंगा तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जिससे कि यह इसके भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कर देगा। और यदि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, ईएमएफ जनरेट होगा और इसमें भी धारा प्रवाहित होने लगेगी। अब आपको बस दोनों में एक चीज ध्यान रखनी है कि यदि मैं इसके लिए जो कुंडली है वो N1 ले रहा हूं तो इसके लिए मुझे कुंडली N2 लेनी पड़ेगी और N1 और N2 जो है वो बराबर नहीं होने चाहिए, तभी आपके अन्योन प्रेरण की घटना होगी। और इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ट्रांसफॉर्मर है, कौन है जो ट्रांसफॉर्मर है, वो है अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। ट्रांसफॉर्मर जो है वह अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो अन्योन प्रेरण की बात यही है कि इसी के सिद्धांत पर जो है वह ट्रांसफॉर्मर वर्क करता है। कुछ ऐसे ही डायग्राम देखेंगे जब हम ट्रांसफॉर्मर बनाएंगे। समझ में आया? तो जब हम क्या करेंगे, एक धारावाही परिनालिका लेंगे, कुंडलियां लेंगे, उसे हम सेल से कनेक्ट करेंगे, उसकी ईएमएफ में परिवर्तन होगा, फ्लक्स में परिवर्तन होगा, ईएमएफ में तो ईएमएफ जनरेट होगा, इससे यह इसके फ्लक्स में परिवर्तन करेगा, इसमें भी ईएमएफ जनरेट होगा। पूरा ना अन्योन दूसरे को प्रेरणा देगा। उसमें स्वप्रेरण था, वह खुद को ही प्रेरणा दे रहा था। यह अन्योन प्रेरण है, दूसरे को प्रेरणा दे रहा है। यदि हम इसकी बात करें तो इसमें भी जो फाई है वह करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जितना ज्यादा फ्लक्स परिवर्तित होगा उतना ही ज्यादा करंट बनेगा। यदि फाई को हटाएंगे और हम इक्वल का साइन लगाएंगे तो हमें एक नियतांक लेना होगा। तो m क्या है? m एक नियतांक है और यह है क्या? यह है स्वाप्रेरकत्व। यह क्या है? m है कुंडली का स्वाप्रेरकत्व। m क्या है? m है कुंडली का अन्योन प्रेरकत्व। सॉरी, m क्या है? m है कुंडली का अन्योन प्रेरकत्व। यदि इसकी भी बात करें तो इसके लिए भी सब सेम होने वाला है, फाई अपॉन आई। मतलब कि फाई मतलब वेबर, आई मतलब एम्पियर, और वही इसके लिए भी 1 हेनरी। इसके लिए अपन ज्यादा बात नहीं करेंगे, इसके पहले ही हम बात कर चुके हैं। तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक यही अपने रहने वाले थे। अब एक छोटा सा डेरिवेशन इसमें भी देखते हैं कि दो समता यदि हम दो समान वृत्तीय कुंडली लें, यदि हम दो वृत्तीय कुंडली लें तो उनके मध्य में कितना अन्योन प्रेरण लगेगा, और यह लास्ट जैसा ही होने वाला है। यदि हम दो समतल वृत्ताकार कुंडलियां लेते हैं तो उनके मध्य अन्योन प्रेरण क्या होगा? अन्योन प्रेरण को हम ज्ञात करते हैं। यदि हम देखें तो यह एक हमने कुंडली ली जिसमें n नंबर ऑफ टर्म थे, n1 नंबर ऑफ टर्म थे। यहीं पर हमने एक दूसरी कुंडली ले ली जिसमें टर्म जो थे वो n2 कुंडलियां थी। n1 n2 जो है वो बराबर नहीं होने चाहिए, इस बात का बस आपको ध्यान रखना है। यदि हम देखें तो m इज इक्वल टू क्या होता है? अभी हमने देखा, सॉरी, यदि हम देखें तो फाई इज इक्वल टू क्या होता है? फाई इज इक्वल टू होता है mi। समीकरण को यही देकर इसको छोड़ दो। दूसरी बात, यदि हम देखें कि इस कुंडली के कारण क्या हो रहा है, इस कुंडली के कारण इसके विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है। तो फाई यदि हम देखें तो n1 कुंडलियों के कारण n1
के कारण B2, समझ रहे हो ना, N1 कुंडलियों के कारण इसके चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। इसकी चुंबकीय बल रेखाएं जो है वो परिवर्तित हो रही हैं, तो ये हो जाएगा BA cos थीटा। क्या हो जाएगा, यह बात याद रखना है कि इस कुंडलियों, फर्स्ट कुंडलियों के कारण दूसरे के भी में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में परिवर्तन हो रहा है। N1 B2 क्या हो जाएगा, A cos थीटा। अभी हमने देखा थीटा 0, वही सब प्रक्रिया है, cos 0 1 हो गया, तो phi इज इक्वल टू N1 और B2 A आ गया। अभी यदि हम B देखें तो B क्या है भाई, B क्या होता है, यहाँ भी एक कुंडली के लिए म्यू नॉट N2 I इंटू में A। अब N2 क्या होगा, है ना, म्यू नॉट N2 I, है ना, म्यू नॉट N2 I इंटू में A, तो फाई इक्वल टू आ जाएगा N1 म्यू नॉट N2 अपॉन में L I। ये लंबाई सेम रहने वाली है, L चेंज नहीं हुआ, L1 L2 नहीं लगेंगे। अब फाई इज इक्वल टू हम देखें समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से, तो फाई इज इक्वल टू आ गया N इंटू में I म्यू नॉट N1 N2 और यहाँ आ गया IA अपॉन में L। यहाँ पर I से I कैंसिल, तो N इज इक्वल टू क्या आ गया, N इज इक्वल टू आ गया म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन में L। क्या आ गया, म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन में L। अब भाई साहब यदि आप यहाँ N1 N2 बराबर ले लेते हो तो क्या है, वापस से म्यू नॉट N स्क्वायर A अपॉन L बन जाएगा, जो कि क्या है, जो स्वाप्रेरकत्व है। लेकिन हमें क्या निकालना है भाई, अन्योन प्रेरण या अन्योन प्रेरकत्व। क्या निकालना है, अन्योन प्रेरकत्व निकालना है। अन्योन प्रेरकत्व में हमेशा जो है वह कुंडलियों की संख्या अलग अलग होनी चाहिए, बराबर नहीं होनी चाहिए। तो ये हमने देखा कि दो कुंडलियों के मध्य लगने वाला अन्योन प्रेरकत्व, उम्मीद है बहुत इजीली बिल्कुल उसी का कॉपी पेस्ट है, बस वहां हमें n स्क्वायर ले लिया, यहाँ n1 n2 लेना है, कुछ भी चेंज नहीं है। पूरा आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट टॉपिक हमारा, लास्ट हम देखते हैं स्वप्रेरकत्व और अन्योन प्रेरकत्व या स्वप्रेरण एवं अन्योन प्रेरण में क्या अंतर है। तो जो स्वप्रेरण होता है, इसमें अभी हमने देखा कि हम क्या करते हैं, स्वप्रेरण में हम एक ही प्रकार की एक ही कुंडली का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। लेकिन यदि हम अन्योन प्रेरण की बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक कुंडली के साथ दूसरी कुंडली, मतलब कि टोटल दो कुंडलियों का उपयोग करते हैं। इसमें यदि हम स्वप्रेरकत्व जो देखें तो वो स्वयं के कारण ही उत्पन्न होता है, इसी के कारण स्वप्रेरकत्व उत्पन्न हो रहा है। यहाँ पर एक ही जो हमारी कुंडली है, एक ही परिपथ बना हुआ है, उसी के कारण जो स्वप्रेरकत्व उत्पन्न हो रहा है। अन्योन प्रेरकत्व क्यों हो रहा है, ये एक से अधिक या हम कहें दो कुंडलियों के कारण अन्योन प्रेरकत्व उत्पन्न हो रहा है। इसमें ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर इंड्यूस्ड करंट की बात करें तो वह स्वयं की कुंडलियों से क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है, फ्लक्स परिवर्तित हो रहा है। लेकिन यहाँ क्यों हो रहा है, इसकी कुंडलियों के कारण इसके फ्लक्स में परिवर्तन आ रहा है और इस कारण से इसमें क्या हो रहा है, करंट प्रवाहित हो रहा है। यदि हम इसके लिए बात करें कि स्वप्रेरकत्व गुणांक क्या होता है, तो उसे हम L से प्रदर्शित करते हैं, वो होता है फाई अपॉन आई, और अन्योन प्रेरण को हम M से डिनोट करते हैं और वही भी होता है फाई अपॉन आई। और इसी टॉपिक के साथ हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक थे इस चैप्टर के, वो हमने कवर किए एक क्विक रिवीजन के साथ। तो उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आ गया होगा। इससे बाहर आपकी वार्षिक परीक्षा में कुछ भी बाहर जाने वाला नहीं है। इन टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लो, बिल्कुल इनको बांट के एकदम पी जाओ, समझ लो इनको, या समझ में कुछ नहीं आ रहा है कमेंट करो, हम आपको छोटी से छोटी चीज जरूर बताएंगे। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही वन शॉट वीडियो के लिए, जिसमें हम वन शॉट कम से कम समय में 1 घंटे के अंदर एक पूरा का पूरा चैप्टर करेंगे कंप्लीट, और आपके दिमाग में एकदम फिट बैठा देंगे उसको। क्लियर है? बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बने रहिए।
हो गया स्क्रीन।